हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स बिल्ड कॉन्सेप्ट्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लेट्स बिल्ड कॉन्सेप्ट्स पर। आज हम टुडेज करंट अफेयर्स सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं 14 सितंबर की करंट अफेयर्स। सो अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चंस करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन स्टेट और यूटी लॉन्च्ड द कंट्रीज फर्स्ट वर्चुअल स्कूल। किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया। तो ऑफ कोर्स अभी न्यू दिल्ली में जो आपकी अरविंद केजरीवाल जी की जो सरकार है, दिल्ली गवर्नमेंट, उन्होंने इस जो कंट्री का जो पहला वर्चुअल स्कूल है इसे लॉन्च किया है। ठीक है, तो इस वर्चुअल स्कूल में स्पेशली क्या होगा, अभी जैसे कोविड-19 आया था तो ये एक नेसेसिटी हो गई थी, है ना, ऑनलाइन पढ़ाना और ये सारी चीज़ें। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए जो दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी है, इन्होंने वर्चुअल स्कूल को लॉन्च किया है, जिसमें सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ दिल्ली के स्टूडेंट्स ही उसमें अप्लाई कर सकते हैं। पूरे कंट्री से अक्रॉस द कंट्री कोई भी स्टूडेंट जो भी एलिजिबल है एडमिशन के लिए वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, और इस स्कूल का नाम क्या होगा, ये जो अप्लीकेशन प्रोसेस होंगी ये होंगी दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल में, डीएमवीएस में, दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल। ठीक है, इसे नाम दिया गया है दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल। और लेकिन फिलहाल के लिए ये जो स्कूल है ये सिर्फ 9 to 12 क्लास के लिए ही अभी ये सब शुरू हुआ है। क्लास 9 से क्लास 12, 9वीं क्लास से 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये स्कूल स्टार्ट हुआ है, जिसमें आप 31 अगस्त तक एप्लीकेशंस वहाँ पर डाल सकते हैं। ओके, तो इसके साथ साथ ये 9वीं से 12वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के अलावा इसमें नीट और CUET और जेई की भी तैयारी करवाएंगे। तो ये जो स्कीम लॉन्च की है ये की है न्यू दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल जी ने। So here is our next question. Who has won his first Grand Slam trophy and become the youngest player? किसने अपनी पहली ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी जीती है और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं? तो इनका नाम है कार्लोस अल्कराज गार्सिया, जो कि स्पेन से हैं। कार्लोस अल्कराज गार्सिया ये स्पेन से हैं। इन्होंने अपनी सबसे पहली ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी जीती है और ये सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए क्योंकि इन्होंने मात्र 19 वर्ष की उम्र में ये ट्रॉफी जीती है। ठीक है, तो आप इनका नाम याद रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। कार्लोस अल्कराज गार्सिया जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं। इसी तरह से जो वीमेन विनर है उनका नाम है इगा स्टेविक और ये पोलैंड से बिलोंग करती है। ओके, so here is our next question. Shanghai Cooperation Organization Summit will be held in which country? SCO. Shanghai Cooperation Organization SCO Summit will be held in which country? संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये है भाई उज्बेकिस्तान कंट्री। उज्बेकिस्तान में अभी वर्ष 2022 में जो SCO की समिट होगी वो उज्बेकिस्तान कंट्री में होगी। ठीक है, इसके साथ ही हम कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके साथ याद करेंगे, जिसमें हम याद करेंगे कि जो SCO का हेडक्वार्टर है वो कहाँ है। तो SCO का हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। SCO का हेडक्वार्टर बीजिंग, चाइना में है और जो फिलहाल इनके सेक्रेटरी हैं वो भी चाइना से है, जिनका नाम है झांग मिंग। झांग मिंग ये चाइना से है जो कि SCO के फिलहाल सेक्रेटरी हैं। और इसके साथ में हम याद रखेंगे कि जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसमें पहले ओनली 5 कंट्रीज थे, लेकिन अभी उसमें एड ऑन होकर टोटल 9 कंट्रीज अभी हो चुके हैं। ठीक है, तो जो 9th मेंबर है SCO का वो कौन सा कंट्री बना है? ईरान। ईरान कंट्री SCO का 9th मेंबर बना है। ठीक है, तो ये आप इंफॉर्मेशन याद रखेंगे कि उज्बेकिस्तान में SCO ऑर्गेनाइजेशन समिट 2022 को आयोजित होगा। Our next question is, which state has set up a committee on uniform civil code headed by Judge Ranjana Prakash Desai? न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता पर एक समिति का गठन किया है? तो ये है भाई उत्तराखंड राज्य, जिन्होंने न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है। और वो किस लिए बनाई गई है कि जो अभी फिलहाल देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो एक चर्चा चल रही है, तो उसी पर
उनकी राय जानने के लिए, और ताकि वो ऑब्जर्व करें कि क्या ये सही रहेगा, क्या इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो ये न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, ताकि वो अपने राय दे सके उस पर और उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर सके चीज़ों को। उसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है कि इसमें इसके अंतर्गत क्या होगा कि एक कानून लाया जाएगा इसके अंतर्गत, इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत। इस कानून के अनुसार क्या होगा कि हम किसी भी धर्म, किसी भी जाति, इवन किसी भी लिंग, मतलब कोई कोई भी जो जेंडर है उसमें बिना पक्षपात किए हमारे लिए सभी नागरिक समान होंगे। सभी नागरिकों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाया जाएगा, ठीक है। भले ही उनका कोई भी धर्म हो, उनका कोई भी जेंडर हो, कोई भी उनकी कास्ट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये कहा गया है। तो इसके लिए एक समिति बनाई गई है जिसका नाम है जो कि जिसकी अध्यक्षता कर रही है रंजना प्रकाश देसाई जी, और ये बनाया है उत्तराखंड राज्य ने, ठीक है। इसके साथ ही हम याद कर लेंगे कि ये जो रंजना प्रकाश देसाई जी है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है, और आप देख ही रहे हैं कि ये एक जज रही हैं। और इससे पहले ये और क्या है, ये चेयरपर्सन ऑफ इंडिया, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन है। जो रंजना प्रकाश देसाई जी है, ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन भी हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ें याद रखेंगे। और इन्होंने जो जम्मू कश्मीर में विधानसभा की जो 83 से 90 सीट्स हुई है, उसके लिए भी एक समिति बनाई गई थी, जम्मू एंड कश्मीर परिसीमन आयोग बनाया गया था। उसकी अध्यक्ष भी जज रंजना प्रकाश देसाई जी ही थी, और उन्हीं की सलाह पर, उनकी समिति की ही सलाह पर वहाँ पर जम्मू और कश्मीर में विधानसभा की 83 सीट्स को बढ़ाकर 90 किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, आप याद रखेंगे। Our next question is which state will host रणजी ट्रॉफी फॉर फर्स्ट टाइम। कौन सा राज्य पहली बार, एक्चुअली ये गलत प्रिंट हो गया है, कौन सा राज्य पहली बार रणजी ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। तो ये कौन सा स्टेट है भाई, ये है सिक्किम स्टेट, ठीक है। यहाँ पर सिक्किम स्टेट में पहली बार रणजी ट्रॉफी के लिए यहाँ पर गेम्स होंगे और उसका आयोजन किया जाएगा। तो ये गेम्स कब होने वाले हैं भाई, ये होंगे दिसंबर 2022 में, इस साल के दिसंबर महीने में ये गेम्स होने वाले हैं, जहाँ पर 3 स्टेट्स को मतलब ये गेम्स खेले जाएंगे 3 स्टेट्स के बीच में, मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। और सिक्किम में भी कहाँ पर होने वाले, अगर आपसे स्टेडियम का नाम पूछे तो आप क्या बताएंगे, एट द माइनिंग क्रिकेट ग्राउंड नियर रांगपो के पास में, नियर रांगपो के पास में एक खनन क्रिकेट ग्राउंड है, खनन क्रिकेट मैदान है, वहाँ पर ये रणजी ट्रॉफी के लिए गेम होंगे, और उसी स्टेडियम में 3 और अलग ट्रॉफी के गेम भी होंगे। तो सिक्किम ऐसा पहला राज्य है जिसमें पहली बार रणजी ट्रॉफी के लिए गेम्स होंगे। सिक्किम पहली बार रणजी ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Indian Army conducted exercise पर्वत प्रहार इन विच स्टेट और यूटी। भारतीय सेना ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पर्वत प्रहार का अभ्यास किया। तो ये कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है भाई, लद्दाख। लद्दाख आपको पता है ये चाइना के पास में है, और चाइना के साथ हमारा काफ़ी लंबे टाइम से डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। तो वहाँ पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए भारतीय सेना ने लद्दाख में एक एक्सरसाइज की, और उस मतलब युद्धाभ्यास किया, और उस एक्सरसाइज का नाम क्या था भाई, पर्वत प्रहार। तो आप एक्सरसाइज का नाम रखेंगे पर्वत प्रहार। ये कहाँ पर की गई, लद्दाख में, इंडियन आर्मी के द्वारा, ठीक है। और अभी जो फिलहाल हमारे आर्मी चीफ है उसको भी एक बार रिकॉल कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को याद ना हो। तो हमारे जो अभी आर्मी चीफ है, इंडियन आर्मी चीफ है, वो उनका नाम है मनोज पांडे। तो मनोज पांडे जी ने स्पेशली चाइना को अपनी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए एक्सरसाइज पर्वत प्रहार की, ठीक है, लद्दाख में। और लद्दाख में चाइना के साथ जो हमारी लाइन लगती है, जो हमारा बॉर्डर है, उसका नाम क्या है, LAC। LAC की फुल फॉर्म लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो आप ये चीज़ें याद रखेंगे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये किसके साथ में है, चाइना के साथ में। चलिए
Our next question is, which program has been created to connect entrepreneurs in India with US based investors? भारत में उद्यमियों को अमेरिका स्थित निवेशकों से जोड़ने के लिए कौन सा कार्यक्रम बनाया गया है? मतलब इस कार्यक्रम के तहत क्या किया गया है कि जो भारत के जो बिजनेसमैन हैं उनको क्या किया जाएगा, जो अमेरिका के जो इन्वेस्टर्स है भाई, निवेशक है, उनसे एक तरह से जोड़ने का काम किया है ताकि वो उनके साथ बिजनेस कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉरेन पैसा है वो अपने कंट्री में आ सके, है ना। इन्वेस्टर्स हमारे कंट्री में आकर इन्वेस्ट करें, स्पेशली इस चीज़ के लिए किया गया है। और इस प्रोग्राम का नाम क्या है? सेतु प्रोग्राम। ठीक है, सेतु आप नाम से जान रहे, एक तरह से ब्रिज का काम किया है। जो हमारे पीयूष गोयल जी हैं, पीयूष गोयल जी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस मीटिंग को करवाया, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया भारतीय उद्यमियों और अमेरिका के इन्वेस्टर्स के बीच में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बाहर का अमेरिका के इन्वेस्टर्स इंडिया में आ सके, यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो इस प्रोग्राम का नाम है सेतु प्रोग्राम। Our next question is, who has ascended to the throne of the United Kingdom after death of Queen Elizabeth II? महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद यूनाइटेड किंगडम की गद्दी पर कौन बैठा है? तो इनका नाम है भाई चार्ल्स III। हम सभी को पता है कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु हो चुकी है, तो उनके बाद जो उनके नेक्स्ट उत्तराधिकारी हैं वो कौन है? चार्ल्स III। ठीक है, इन्हें वैसे नाम दिया जाएगा चार्ल्स III, मतलब चार्ल्स तृतीय, और लेकिन इनका जो ओरिजिनल नेम है वो क्या है? फिलिप्स आर्थर जॉर्ज। फिलिप्स आर्थर जॉर्ज, ये इनका ओरिजिनल नेम है। और वैसे इन्हें क्या किया जाएगा? किंग चार्ल्स III, किंग चार्ल्स तृतीय। ठीक है, चलिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which state will host फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट इन इंडिया? कौन सा राज्य भारत में सतत तटीय प्रबंधन पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो जो पहला राष्ट्रीय सम्मेलन होगा वो भी किस लिए? सतत तटीय प्रबंधन पर। ठीक है, जो सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट है उसको लेकर जो फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी उस राज्य में, तो मतलब उसकी जो पहली राष्ट्रीय सम्मेलन होगा ये कहाँ पर होगा? उड़ीसा राज्य में। ठीक है, उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर, भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है, तो भुवनेश्वर में ये सम्मेलन किया जाएगा। और इसके साथ ही हमें पता ही है कि अगर आपसे सबसे लॉन्गेस्ट कोस्टल एरिया पूछ ले तो वो गुजरात का है। गुजरात राज्य का सबसे ज़्यादा समुद्री तट है ना। गुजरात राज्य का सबसे ज़्यादा सीमा लगती है समुद्र के साथ में, और जो गोवा है उसका सबसे कम एरिया है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो उड़ीसा हमारा यहाँ पर राज्य है जिसमें कि फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी ऑन सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट। ठीक है। Our next and last question is, who has won Formula 1 Italian Grand Prix? Formula 1 Italian Grand Prix में किसने जीता है? उनका नाम हमने जानना है। तो ऑफ कोर्स ये मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है, मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है, जो कि नीदरलैंड से है। और अब की साल इन्होंने बहुत सारी ग्रैंड प्रिक्स जीती हैं, बहुत सारे ट्रॉफी इनके नाम है फॉर्मूला 1 के। इन्होंने ज़्यादातर फॉर्मूला 1 मैक्स वर्स्टैपन ने ही जीते हैं। तो आपको याद करने में थोड़ा आसान रहेगा कि ज़्यादातर जो जीते हैं ये मैक्स वर्स्टैपन ने जीते हैं, और ये नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला 1 इटालियन ग्रांड प्री मैक्स वर्स्टैपन ने जीता, और इन्होंने ये पहली बार जीता है। ये जो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स है ये मैक्स वर्स्टैपन ने पहली बार जीता है। ठीक है, पहली बार ही इन्होंने इसमें हिस्सा लिया और इन्होंने इसे जीता है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।